तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सारणिकों के गुणधर्म। ये सारणिकों के गुणधर्म वाला जो इसमें मैं कुछ गुणधर्म इसका बताऊंगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका ही यूज करके हम लोग आगे का जो एक्सरसाइज है उसको करने वाले हैं। बोर्ड में इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे मिलते हैं और आपको करना होता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। तो कैसे करना होगा इसको देखते हैं। पहले आपको प्रॉपर्टीज पे कमांड बनाना होगा। प्रॉपर्टीज कोई रटने की चीज नहीं है, बहुत आसानी से इसको समझेंगे तो फिर आपको ये याद हो जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे कैसे इसमें होगा। पहला जो प्रॉपर्टी है इसका, किसी सारणिक में उसके पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर भी सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अगर पंक्तियों को स्तंभों की जगह पे कर दिया जाए, स्तंभों को पंक्तियों की जगह पे कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सारणिक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 0 1 0 3 4 0 1 3 और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने बताया हुआ है 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे R1 के अलांग भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, R2 के अलांग भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग हमेशा उसी के अलांग एक्सपेंड करते हैं जिसमें अधिकतम जीरो हो। तो यहाँ पे मुझे C1 में दिख रहा है कि 2 जीरो है, यहाँ पे C1 में 2 जीरो है, तो C1 के अलांग मैं एक्सपेंड कर दूंगा आराम से। तो अगर मैं C1 के अलांग एक्सपेंड करूंगा तो मुझे 2 ये एलिमेंट मिलेगा, डायगोनल का एलिमेंट है, पॉजिटिव लिया जाएगा। और फिर इसका तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। फिर इस 2 के हम क्या करेंगे, इसके आगे जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे इसके रो और इसके कॉलम को हटा लेंगे, बाकी जो मिलेगा उसको लिख लेंगे। तो क्या मिल रहा है 3 4 1 3, 3 4 1 3, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 3 जा 9, 2 इंटू 9, 3 3 9 और माइनस एस डी माइनस एल डी माइनस एस डी, मैंने बताया था ना, लीडिंग डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, 3 3 9 और माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, तो 5 2 जा 10, इसकी वैल्यू कितनी आई, 10 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैंने चेंज कर दिया रो को कॉलम से। ठीक है, मैंने सभी रो को मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। तो अब क्या हो जाएगा, जब चेंज करेंगे हम तो ये हमारा रो बन जाएगा, 2 जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, 2 0 1 2 0 1, फिर 0 3 4 दूसरा रो, दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो जो है 0 1 3 वो तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है, अब भी अगर हम एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अब मैं अगर R1 के अलांग एक्सपेंड करूं तो R1 में मुझे मैक्सिमम जीरो मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर इसका अगर मैं को फैक्टर लूं तो क्या हो जाएगा, रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, 3 1 4 3 3 1 सॉरी 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 3 1 4 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/2 है तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस 4, फिर ये हुआ कितना 10। तो मान कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, यानी कि पहली प्रॉपर्टी हमारी जो थी कि किसी सारणिक में उसके पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर परिवर्तित करने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, कहने का मतलब है कि एक स्तंभ, एक अगर मान लीजिए मेरा पंक्ति है R1 और दूसरा है R2, R1 को R2 के स्थान पे, R2 को R1 के स्थान पे कर दिया जाए, या मैं C1 को C2 के स्थान पे, C2 को C1 के स्थान पे कर दूं, तो ऐसा करने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, केवल उसका चिन्ह, सारणी का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। वो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन, वे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है डेल्टा इक्वल्स टू 1 0 0 2 4 5 3 1 2, इसकी वैल्यू
तो बहुत आसान है। मैं अगर R1 के लैंग एक्सपेंड करता हूँ तो R1 के लैंग एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा 1 और इंटू ये हमारा हो जाएगा 4 5 1 2 यानी कि 4 2 जा 8 -5 होगा ना, यानी कि 3। इसकी वैल्यू हो गई 3। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है। अब मैं क्या करता हूं R1 को R2 से चेंज करके देखता हूं। तो मैंने क्या किया कि इसमें R1 को इंटरचेंज किया R2 से, ठीक है, या हम R3 से भी कर सकते हैं, किसी से भी इंटरचेंज करेंगे। अगर एक मतलब किन्हीं दो को, मैंने क्या कहा था, किन्हीं दो को अगर मैं परस्पर परिवर्तित करूंगा तो उसकी क्या होगी, चिन्ह केवल परिवर्तित होगी। तो मैंने क्या किया, किन्हीं दो को परिवर्तित किया। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये चला जाएगा, जो R1 है वो R2 के प्लेस पे, R2 जो होगा वो R1 के प्लेस पे। तो ऐसा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, अब डेल्टा हो जाएगा हमारा ये गया 2 4 5 R2 था R1 के प्लेस पे 1 0 0 और फिर ये हमारा वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक्सपेंड करता हूं इसको। अब मैं किसके एलान करूंगा, इसमें किसमें अधिकतम 0 दिख रहा है, R2 में। तो R2 के एलान करूंगा, तो R2 के एलान करूंगा, लेकिन ये डायगोनल के बाहर है। तो डायगोनल के बाहर है तो क्या लेंगे हम, -1 ले लेंगे। अब इसके रो और इसके कॉलम को हटा लेते हैं। 4 5 1 2 क्या मिला, 4 5 1 2 सॉल्व करेंगे तो -1 और इंटू 4 2 या 8 और -5, देखिए तो क्या मिला, -3 मिला। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब किन्हीं दो को अगर हम परस्पर परिवर्तित करते हैं तो क्या होगा, उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ सर्वसम है, सर्वसम होने का मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है, संपूर्ण रूप से एक समान हो, तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, हम कोई सारणी लेते हैं जिनमें दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ के सभी अवयव बिल्कुल एक समान हैं, तो फिर उनका मान क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास डेल्टा = 1 है, मैंने लिया हुआ 2 4 3 2 4 3 0 0 1। ठीक है, अब इसका मान निकालते हैं। तो इसमें सबसे अधिक 0 किस में है, C3 में। तो C3 के एलांग एक्सपेंड कर लेंगे हम। तो जब C3 के एलांग एक्सपेंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो दोनों 0 खत्म, ये एलिमेंट मिलेगा। और ये डायगोनल में है ना, तो डायगोनल में है तो +1 होगा। अब इस एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर लेना होगा। तो क्या होगा, इसके रो और इसके कॉलम को हटा दीजिए, तो फिर ये मिल जाएगा 2 2 4 4 2 2 4 4। जो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली 4 2 जा 8 -8 क्या हुआ, 0 हुआ। देखें कैसे इसका मान 0 हो रहा है। तो ऐसे ही कोई भी अगर ऐसा हो और जिसके दो रो या दो कॉलम क्या है, एक समान है, तो यहाँ पे देखिए दो कॉलम भी रो भी इसके एक समान है, तो इसका मान 0 होगा। ऐसे आप कहीं भी इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों, मैंने यहाँ पे रो और कॉलम दोनों किया हुआ है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ और कर दिया, यहाँ पे लेट सपोज मैंने 3 कर लिया, ठीक है, अभी भी इसका मान 0 ही होने वाला है, क्योंकि मेरा C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल है, सर्वसम है। तो अगर ये दोनों सर्वसम है तो मैं क्या कर सकता हूं, इनको सॉल्व करूंगा अगर, अब यहाँ पे मुझे C1 या C3 सॉरी R1 या C3 किसी के एलान कर सकता हूं, तो मैं R1 के एलान करता हूं तो 2 और इसके आगे तब क्या, ये तो फिर खत्म। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और 2 का जो हम लेंगे अगर इसका माइनर कोफैक्टर, तो 2 ये हो जाएगा 4 3 3 1 होगा ना। अब ये एलिमेंट हमारा डायगोनल के बाहर है, तो इसको क्या लेंगे हम, -2। फिर इसके रो कॉलम को हटा दीजिए, 4 3 3 1 4 3 3 1 सॉल्व करते हैं। तो 2 × 4 1 जा 4 3 3 जा 9, ये होगा -2 4 1 जा 4 3 3 जा 9। देखिए ये हुआ कितना, 5 माइनस में 5 2 जा 10 -10, और ये हुआ 5 2 जा 10 +10।
10 माइनस 10 0। क्लियर हो रहा है? मतलब किसी अगर सारणिक में अगर दो कोई पंक्ति अथवा दो कोई स्तंभ बिल्कुल अगर समान है, उसके सभी अवयव एक समान है, तो उनका मान क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अचर से गुणा किया जाए। अचर यहां ध्यान देंगे, शून्य नहीं हो सकता है, शून्य को छोड़ करके किसी अचर से गुणा करेंगे तो उसका मान भी उस अचर से क्या हो जाएगा? गुणित हो जाएगा, मतलब उस अचर का उसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, मैंने एक लिया हुआ है 1 0 0 2 4 1 6 3 2। ठीक है, मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 1 इसके अलग में R1 के अलग एक्सपेंड करूंगा और फिर हो जाएगा ये 4 1 3 2, तो ये हो गया 4 2 जा 8 और माइनस 3 1 जा 3, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हुई? 5 हुई। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कहा कि किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ में हम किसी अचर से, अचर वो कैसा होगा? शून्य को छोड़ के अशून्य होगा। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा? उसका मान भी उतना गुना हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, इसके C1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने C1 में क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहां लिखा C1 चेंजेस 2 टाइम C1। अगर हमने C1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? ऐसा करने से हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह से चेंज होगा। डिटर्मिनेंट हमारा ये C1 हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 और बाकी अनचेंज रहेगा। ठीक है, 0 1 2। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं जानता हूं कि 10 आने वाला है क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन अब पहले करके देखते हैं क्या 10 आता है। तो मैं फिर वही कहानी, मैं R1 के अलग एक्सपेंड करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा और बाकी एलिमेंट 4 1 3 2 4 1 3 2 सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, यानी 5 2 जा 10। तो देखा आपने कैसे मैंने अगर किसी एक रो या कॉलम में अगर किसी संख्या से मैं अगर गुणा कर दूं, किसी अचर से मैं गुणा कर दूं, तो उसका मान भी उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये है चौथी प्रॉपर्टी। इसमें यह जो चौथी प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इसका यूज हम लोग कई तरह से करने वाले हैं। ठीक है, कॉमन लेके भी करते हैं और साथ साथ मल्टीप्लाई करते वक्त भी इसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे अब मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें R1 में मान लीजिए मुझे किसी एक K से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना है? R1 चेंजेस K टाइम R1 करना है, K से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इस K से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो भी K गुना हो जाएगी, लेकिन हमको तो K गुना करना नहीं है, हमको तो उसको अनचेंज करना है, वो वैल्यू उसमें चेंजिंग ना आए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मतलब क्या करेंगे हम, डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ अगर मुझे K से मल्टीप्लाई करना है तो 1/K भी मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो K गुना होने वाली है। और हम पहले ही अगर इसे डिवाइड कर दें 1/K से तो वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये KA1 में यहाँ KB1 कर लूंगा, यहाँ KC1 कर लूंगा। ऐसे ही ये A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3। कहने का मतलब है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मैंने उससे क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा।
अगर मैं इसमें भी मल्टीप्लाई करता के से तो यहाँ पे क्या करता मैं 1/k² करता। अगर तीनों में करता मैं तो 1/k³ करता। ठीक है, तो ये चीज है। ऐसे ही अगर मान लीजिए पहले ही से ऐसा होता कि इसमें पहले ही से वो ऐसे दिया होता, मतलब वो पहले से डेल्टा इक्वल्स टू, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है। अगर मुझे R1 से k को कॉमन लेना है तो मैं किसी एक रो से या किसी एक कॉलम में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो मैं उसको पूरे डिटरमिनेंट से कॉमन ले सकता हूं। कैसे? मतलब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं आराम से 1/k, तो ये है ही, मैं यहाँ k को कॉमन करूंगा, यहाँ k आ गया, और फिर इसमें से k आपका क्या हो जाएगा, आराम से हट जाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और ये हमारा C2 A3 B3 C3 कहानी समझ में आया? मतलब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम से मैं किसी एलिमेंट को कॉमन ले सकता हूं, अगर सब में है तो। ऐसे आ गया। अभी इसको कैंसिल करेंगे, फिर वही वैल्यू रह गई। तो ये इस प्रॉपर्टी का ऐसे हम यूज करते हैं, इसको ऐसे हम यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताना था कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है, और लोगों को भी शेयर किया करें, जिससे कि व्यूअर्स बढ़ें, जिससे कि और लोग भी देखें, जानें, और मुझे भी वीडियो बनाते वक्त अच्छा लगे। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी इसका। ठीक है, तो पांचवा प्रॉपर्टी में क्या है कि यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ अथवा सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योग के रूप में हो। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, मैं भी समझाऊंगा अभी। मैं कह रहा हूं किसी सारणी के किन्हीं एक पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ अथवा सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योग के रूप में हो, तो योग या अंतर यहां पे दोनों हो सकता है, के रूप में हो, तो उस सारणी को उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिकों के रूप में, के योगफल के रूप में या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास एक सारणिक है, यहां दिया गया है x प्लस A1, ठीक है, यहां दिया गया y प्लस A2 एंड z प्लस A3, और यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, एक सारणी है ये, और इस सारणी का एक स्तंभ कौन, C1 दो अवयवों के योग के रूप में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस सारणी को दो इसी कोटि के 3/3 का ऑर्डर है इसका, तो 3/3 के दो सारणिकों के योग के रूप में मैं लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा इसको, तो मैं इसका पहला एलिमेंट x y z, फिर ये सेम B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया प्लस। अब इसका दूसरा वाला एलिमेंट क्या था, प्लस मैंने लगाया। देखिए पहला, ये जो हमारा पहला कॉलम का एलिमेंट था उसको मैंने पहले वाले को लिख लिया, और प्लस, तो प्लस मैंने लगा दिया। अब इसके दूसरे वाले एलिमेंट को सबको हम लिख लेंगे, A1 A2 A3, ऐसे ही हमारा ये सेम रहेगा, जैसे इसमें लिखा गया वैसे इसमें लिखेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे लिखा जाता है। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, अगर ऐसा होता कि मान लीजिए यहां पे यह एलिमेंट केवल y होता, इसके साथ तो कोई योग के रूप में है ही नहीं, ये है योग के रूप में, ये भी है योग के रूप में, लेकिन ये नहीं है, तो क्या करते हैं हम, इसको तो ठीक है पहला एलिमेंट हमने लिख लिया, ठीक है, लेकिन यहां पे तब क्या करते, हम इसको 0 कर लेते, क्योंकि इसको +0 तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो यहां पे मैं क्या कर लेता, आराम से 0 कर लेता। कहानी समझ आया? ऐसे करेंगे। ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसका भी हम लोग यूज क्वेश्चन में कई बार करेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं पांचवा इसका प्रॉपर्टी। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी बहुत ही वीआईपी, छठवां प्रॉपर्टी बहुत ही वीआईपी है, पांचवा तो कर चुके हैं हम लोग, बहुत ही वीआईपी है, इसको खूब ध्यान से समझिए कैसे इसमें क्या करना है। यदि किसी सारणी के, ठीक है, किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव में
किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों का समान गुणज जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहां पे मैंने एक सारणी लिया हुआ है और इसकी वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2138, सॉरी 1238, अब ये हो गया हमारा 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, यानी कि इसकी वैल्यू हुई 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका यूज करता हूं, प्रॉपर्टी 6 का यूज करता हूं। तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि हम अगर किसी रो अथवा किसी कॉलम के सभी अवयव में किसी दूसरी पंक्ति अथवा दूसरे कॉलम के संगत अवयव का समान गुणज जोड़े या घटाए तो भी उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं क्या करता हूं, इसमें R3 चेंज करता हूं। R3 चेंजेस R3 माइनस 3 टाइम R2। ठीक है, तो जरा देखिए, मेरा R1 में कोई चेंज नहीं हुआ तो 1 0 0, R2 में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो 2 1 2, R3 मेरा चेंज हो रहा है। मैंने क्या करना है, R2 में -3 से पहले मल्टीप्लाई करके फिर R3 में ऐड करना है। तो इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6 -6 और ये +6 0, फिर ये -3 + 3 ये भी 0, और ये हो जाएगा आपका -6 + 8 यानी कि 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं किसके अलांग एक्सपेंड करूंगा, R1 के अलांग। मैं R3 के अलांग भी एक्सपेंड कर सकता हूं। तो मैंने क्या R1 के अलांग एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा 1202, 1202। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 -0, इसका मतलब 2। तो वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये बहुत वीआईपी प्रॉपर्टी है। इसको एक बार और आप वीडियो को देखेंगे और ठीक से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। इसका यूज हम लोग करने वाले हैं 4.2 में। ठीक है, अब देखते हैं 7वां प्रॉपर्टी इसका। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में केवल 6 प्रॉपर्टीज में दिया गया है। ठीक है, मैं आपको ये 7वां प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये बहुत ही काम का चीज है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तब इसकी महत्ता समझ में आएगी असली। ठीक है, क्या है 7वीं प्रॉपर्टी, देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई सारणी किसी चर में बहुपदी है। किस चर में बहुपदी होने का मतलब क्या है, बहुपद आप लोग पढ़े हैं, समझते हैं, मैं अभी समझा रहा हूं। तथा उस चर का कोई मान किसी एक विशेष मान के लिए सारणी का मान अगर 0 हो जाता है, उस किसी चर के विशेष मान के लिए सारणी का मान 0 हो जाता है, तो चर का वह मान उस सारणी का एक शून्यक होता है। अर्थात मैं उसे क्या कर सकता हूं, एक फैक्टर, एक गुणनखंड बना सकता हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई डेल्टा इक्वल्स टू था 1a² 1b² 1c² ठीक है, एक डिटरमिनेंट। ये जरा देखिए ध्यान से, ए बी सी में बहुपदी है। क्यों, कैसे कर सकते हैं ए बी सी में बहुपदी है, क्योंकि ए बी सी का घात नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये बहुपदी है, बहुपद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें कहता हूं कि किसी इस चर का कोई एक ऐसा मान मैं लूं जिससे इस सारणी का मान 0 हो जाए, तो उस चर का मान ए या बी किसी का मैं मान लूंगा, वह मान ही उसका एक शून्यक होगा। मैं यहां क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। यदि मैं a इक्वल्स टू बी ले लूं, अगर मैं ऐसा करता हूं a इक्वल्स टू बी लेता हूं, तो क्या होगा, आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा आपका 1, ये a हमारा क्या बन जाएगा, b, तो ये b और ये b², और इसको मैं सेम लिख लेता हूं 1b b² 1c² और अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया है, मैंने कहा है कि अगर किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति अथवा कोई 2 स्तंभ सर्वसम हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे देखिए R1 R2 सर्वसम है कि नहीं, 1b b² 1b b², मतलब इसका मान क्या हुआ,
शून्य हुआ, यानी डेल्टा आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू बी, मैंने a का मान मुझे b लेने पर इस सारणी का मान क्या आया, शून्य आया। इसका मतलब जो v है वह इसका एक शून्यक है, और इससे मैं इसका एक फैक्टर बना सकता हूं। अगर b को मैं इधर बुलाऊं तो a माइनस बी, इसका मतलब ये टोटली मैं कह सकता हूं, इसका मतलब a माइनस बी इस सारणी का एक क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना काम की चीज। ऐसे ही अगर b इक्वल्स टू मैं c लूं, अगर b इक्वल टू सी ले लूं तो 1c² 1c² सेम हो जाएगा, यानी 0, यानी b इक्वल टू सी लेने पर भी ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब b माइनस सी भी इसका एक फैक्टर होगा। ऐसे ही c इक्वल टू a ले लूं तो भी क्या होगा, 1a² बन जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा, यानी c माइनस ए भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इस तरह से हम फैक्टर बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसका फैक्टर कौन होगा, इसलिए बहुत काम की चीज है, इसको खूब अच्छे से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या अब तक 7 इसका प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, गुणधर्म पढ़ा हुआ है। ठीक है, सारणी के 7 गुणधर्म, ये सातों गुणधर्म आप याद कर लेंगे, और अगर आपको वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, खुद ब खुद जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि इस प्रॉपर्टी को हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं और कैसे इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी को, सातों प्रॉपर्टी को कैसे आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं और कैसे इनका क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। क्वेश्चन देखते ही आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आप देख करके ही बता देंगे कि इसमें मैं ये प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और वो कैसे मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगला वीडियो आप जरूर देखेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला वीडियो आप उसे देखेंगे और समझेंगे कैसे इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।